नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आईएएस लाइफस्टाइल एकेडमी डेली करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर में, जहाँ पे जो भी बच्चे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए हम डेली बेस पे द हिंदू का हिंदी में एनालिसिस करते हैं और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंस इंफॉर्मेशन होती है, वो मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करता रहता हूँ, ताकि इससे जुड़े प्रिपरेशन से जुड़े कोई भी डाउट ना रहे। तो आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ 19 दिसंबर द हिंदू एनालिसिस, जिसमें हम देखेंगे बारी-बारी से जितने महत्वपूर्ण पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू उसके बारे में। तो ये मेनली बेस है जो किसानों को लेके जो प्रोटेस्ट चल रहा है एमएसपी, एपीएमसी, उसी के बारे में। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस करके रखी हुई है। ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आपको काम आएगी। जैसे कि एक डेटा आपके पास ऑलरेडी होगा, वो डेटा होगा प्रोक्योरमेंट का, ठीक है? कि भाई गवर्नमेंट, हम बात करें पेडी और व्हीट की, तो 14% और 16% परचेस करती है। हम बात करें हमारे फार्मर की, पूरे भारत में 100% फार्मर है, तो उसमें से 6% फार्मर ही ऐसे हैं, ठीक है? जो कि अपनी क्रॉप एमएसपी पे बेच पाते हैं। इसी चीज को यहाँ से स्पेसिफाई किया गया है कि यदि हम मान के चले पंजाब और हरियाणा, ये वहीं से ही कुछ ज्यादा प्रोक्योरमेंट हो रहा है, ठीक है? तो पहले की कंपैरिजन में इसमें थोड़ा चेंजेस आया है, वो थोड़ी बातें करेंगे। और कैसे हम जो बेनिफिट है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी में सबको दे सकते हैं, उसके बारे में मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा। हालांकि यहाँ पे जो मेन टॉपिक है वो बेस है जियोग्राफिकल प्रोक्योरमेंट से, यानी कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। कुछ जो गिने चुने स्टेट है, जैसे कि आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, उन इंडिविजुअल स्टेट को यदि छोड़ दिया जाए, तो बाकी के स्टेटों से भी परचेस किया जा सकता है, जितनी डिपेंडेंसी उन स्टेट पे है, ठीक है? अभी एक चीज यहाँ पे ये भी बात की जा रही है कि हम ऐसा बोले कि भाई सबसे ज्यादा बेनिफिट, ठीक है, सिर्फ पंजाब और हरियाणा को ही एमएसपी पे बेच रहे हैं, बाकी बहुत कम है। ये कहना क्या चाहते हैं वो समझिए। मैंने आपसे ऑलरेडी बात की कि पूरे भारत में अगर 100% फार्मर है, तो उसमें से सिर्फ 6%, ठीक है, सिर्फ 6% फार्मर ही ऐसे है जो कि एमएसपी पे बेच पाते हैं, ठीक है? अभी हम बात करते हैं एमएसपी 23 प्रोडक्ट है, ठीक है? एग्रीकल्चर में इससे ज्यादा प्रोडक्ट है। एग्रीकल्चर के अलावा एग्रीकल्चर में भी देखें तो यहाँ पे सिर्फ 23 प्रोडक्ट को छोड़ के वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, ठीक है, और बहुत सारे प्रोडक्ट है। फिर हम एग्रीकल्चर सेक्टर को देखें तो उसमें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आ गई सारी, ठीक है? इसके अलावा मत्स्य पालन, ठीक है, पशुपालन और इससे जुड़े जो भी यानी डेयरी प्रोडक्ट, ठीक है, पशुपालन या फिशरी से जुड़े डेयरी प्रोडक्ट, पोल्ट्री फार्म, ठीक है, इन सभी को हमने डाल दिया है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। ये सभी एग्रीकल्चर के अंदर आते हैं। तो 23 जो एमएसपी वाली प्रोडक्ट है उसको हम देखें, उसमें से भी हम सिर्फ दो प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, यानी पेडी और व्हीट की। तो उसमें भी गवर्नमेंट 14% और 16% प्रोक्योर करती है, 100% प्रोक्योरमेंट में से, ठीक है? फिर भी आप देख सकते हैं, जैसे हम बात करते थे, इससे पहले भी बात किया है, हम पंजाब हरियाणा की बात करें तो मोर देन 90% जो फार्मर है वो एमएसपी पे बेचते हैं, ठीक है? तो अपना फोकस क्या रहता है कि भाई एमएसपी का सारा जो बेनिफिट है वो सिर्फ पंजाब और हरियाणा तक सीमित है। इस चीज को यहाँ पे नकारा गया है कि ऐसा नहीं है, मध्य प्रदेश से भी प्रोक्योरमेंट हो रहा है, ठीक है? यानी सिर्फ एमएसपी का बेनिफिट पंजाब और हरियाणा ही ले रहे हैं, वो बात कहना सही नहीं है। दूसरी यहाँ पे जो बात की गई है कि एक बात इसमें से हम कह सकते हैं क्या, कि एमएसपी का बेनिफिट जो लार्जर फार्मर है, ठीक है, उनको ज्यादा मिलता है। इक्वल अपॉर्चुनिटी में करना क्या चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी में हमें ये करना चाहिए, जो जरूरी भी है, वो है कि हम क्या करें, हम इस जो सब चीजें हैं उसको थोड़ा और मॉडिफाई करें और डिसेंट्रलाइज करें। डिसेंट्रलाइज करना पहले समझ लीजिए, सेंट्रलाइज करना यानी क्या, यानी सारी जो चीजें पूरे भारत के राज्यों में होती है, उसको पूरे भारत को छोड़ के सिर्फ सेंटर में यानी यूनियन में ही करना, उसको सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। अभी बात करें हम डिसेंट्रलाइजेशन की, इसमें क्या होगा कि सिर्फ हम जो गुने गिने चुने जो स्टेट है जो यहाँ पे मेंशन है, ठीक है, यहाँ पे मेंशन है पंजाब हरियाणा है, ओडिशा है, चंडीगढ़ है, ठीक है, फिर मध्य प्रदेश है, पंजाब हरियाणा फिर से है। तो इन गिने चुने स्टेट को छोड़ के बाकी के स्टेटों को भी इक्वल बेनिफिट मिले,
ऐसा हमको करना चाहिए जहाँ पे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर यानी मीडियम फार्मर जो अवेलेबल है, जो हम परसेंटेज वाइज़ देखें तो वो है 56%। इनको भी किसी भी तरीके से बेनिफिट मिले, इनको भी मेन स्ट्रीम में लाया जाए, इनको भी अच्छी-सी फैसिलिटी दी जाए, ऐसी हमको करनी चाहिए, ठीक है? और उनको भी आप एपीएमसी से जुड़े तो एपीएमसी यहाँ पे ऐसा बात नहीं हो रहा है कि वो एपीएमसी के बाहर ही सेल करे या एपीएमसी में ही सेल करे। उन चीज़ों को यहाँ डिस्कस नहीं किया है, जो कि महत्वपूर्ण है। बाकी जो चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई वो आप समझ सकते हैं। अब मैं आपको बात करना चाहता हूँ यहाँ पे ट्रेडिशनल वाइज़ क्या बात हो रही है कि भाई मान लो अभी हम बात करें एक जो कल्चर एक ट्रेडिशन बन गया, क्या है? कि भाई आप पेडी और व्हीट उगाओ, ठीक है? आपका जितना भी क्रॉप आएगा, उस क्रॉप को हम क्या करेंगे, उस क्रॉप को हम प्रोक्योर कर लेंगे। हम यानी कौन गवर्नमेंट जो प्रोक्योरमेंट करती है वो कर लेगी। इससे क्या होता है उनकी जो प्राइस है वो श्योरिटी होती है। इसके अलावा ये तो प्राइस होगी कि भाई जो भी क्रॉप आएगी वो हम एमएसपी पे बेच देंगे, ठीक है? पेडी और व्हीट को लेके। जो पर्टिकुलर स्टेट वाइज़ बात कर रही है, ठीक है? जो लार्जर फार्मर के लिए बात हो रही है वहाँ पे। तो उनका क्या होता है, उनका सारा डिपेंडेंसी इसी प्रोडक्ट पे रहता है। यानी वो कंटीन्यूअस या तो पेडी या व्हीट ही उगाते हैं। वो ना तो मार्केट वॉच करते हैं, ना फ्यूचर प्लान करते हैं, ठीक है? मान लो कि भाई यदि ये कंटीन्यूअस पेडी और व्हीट के लेने से जो भी क्रॉप आती है उससे सालाना नेट या मेन प्रॉफिट 3 से 5 लाख होता है, ठीक है? ये नेट प्रॉफिट भी हो सकता है। नेट प्रॉफिट कैसे? कि भाई उन्होंने जितना भी खर्च किया है, वो इससे या तो लेस करना भी हो सकता है, या तो लेस करके भी इतनी हो सकती है। तो वो लोग इसी पे फोकस करते हैं। मैंने बोला है वैसे मार्केट को फोकस नहीं करते हैं, फ्यूचर प्लान को फोकस नहीं करते हैं। और ऐसा भी नहीं है एमएसपी सिर्फ जो हम बात करें एडी और यूटी में, इससे ज़्यादा भी एमएसपी मिलती है, ठीक है? लेकिन उस पे भी फोकस नहीं करते और ट्रेडिशनली जो चीज़ें करते रहते हैं, वो करते रहते हैं। इससे भी क्या समस्या होती है, मैंने आपको पंजाब और हरियाणा का एग्ज़ाम्पल देके बताया था। कि क्रॉप पैटर्न चेंज होना चाहिए यानी एक आप पहले व्हीट की ले लेते हो, फिर पैडी कर लेते हो, इसके बाद तीसरी और भी कोई क्रॉप लाओ। इससे क्या होता है कंटीन्यूअस एक ही क्रॉप लेने से जो सॉइल फर्टिलिटी है, ठीक है, वो चली जाती है। दूसरा इसके लिए हेवी वाटर सप्लाई चाहिए, ठीक है? क्योंकि ये सब ऐसे क्रॉप है जहाँ पे पानी सप्लाई यदि आपके पास भरपूर नहीं है, तो नहीं उग सकता। तो ये सब इरिगेशन के लिए जो ग्राउंड वाटर है, उस पे डिपेंड है। तो ये ग्राउंड वाटर का एक्सट्रीमली एक्सेस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? तो इन फ्यूचर जो ग्राउंड वाटर है, उनका जो लेवल है, वो डिक्रीज़ हो जाएगा और उनको इरिगेशन की प्रॉब्लम आएगी, ठीक है? फिर इनको जब मूव करना होगा, तो ये मूव नहीं कर पाएँगे। दूसरा इससे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम भी मैंने डिस्कस की थी। क्या है? कि भाई जो रेसिड्यू रहते हैं, ठीक है? स्टबल बर्निंग वाला, वो भी पहले से एनवायरनमेंट के लिए एक बड़ा इश्यू बन के रखा हुआ है, ठीक है? तो इन सभी को एक साथ लेके अभी से फ्यूचर प्लानिंग करना चाहिए और हो सके उतना, ठीक है? हो सके उतना मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भाई टोटली शिफ्ट ही कर दो। फिर ऐसा ना हो कि भाई कोई पेडी और जो व्हीट है, वो उगाए नहीं, ऐसी बात नहीं है। करो लेकिन साथ-साथ में दूसरी भी कोई क्रॉप है, जिसकी नेशनल या इंटरनेशनल मार्केट में बहुत डिमांड है, आप उसको भी थोड़ा क्या करो फ़ैमिलियर हो जाओ, वो भी क्रॉप उगाना शुरू कर दो। इससे क्या होगा कि मान लो किसी भी कारणवश जो पेडी है या व्हीट है, उसमें प्राइस ना मिले या कुछ और बाढ़ या दूसरी कोई समस्या हो जाए या तो क्रॉप जितनी आ रही उतनी ना आए या इरिगेशन का भी कोई प्रॉब्लम हो, तो इसके खिलाफ आपके पास क्या हो, ये दूसरी क्रॉप हो, ठीक है? जो कि आप प्लान करें। दूसरा यहाँ पे जो डाइवर्सिफाइड फार्मिंग की जो बात है, ठीक है? 2019 का मेंस का पेपर देखेंगे आप जीएस पेपर 2 तो उसमें आपको दिखेगा कि भाई आपको एग्रीकल्चर में भी डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। हालाँकि वो रिच फार्मर को टारगेट करके नहीं किया गया था, वो फार्मर एग्रीकल्चर सेक्टर को टारगेट करके किया गया था कि आप जितना डिपेंडेंट सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे रहोगे, उससे ज़्यादा है आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के साथ आप क्या करो पशुपालन भी करो, ठीक है? गाय-भैंस पालो, उसके मिल्क को क्या करो, अपने लिए भी इस्तेमाल करो और ज़्यादा हो तो उसको सेल भी करो, ताकि आपकी एक आय बनी रहे, ठीक है? और इसमें और आगे बताया गया था कि भई इसके साथ-साथ यदि दूसरा भी काम हो सकता है, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन की भी बात आती है, लेकिन वो थोड़ा एडवांस हो जाएगा। भाई आप डाइवर्सिफाइड करो, यानी आप सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे सीमित ना रहो, आप पशुपालन भी करो। हो सके तो आप मत्स्य पालन को भी प्रमोट करो और जो अंडों की जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है? पोल्ट्री फार्म है, वो भी आप खोल सकते हो, ठीक है? उसके लिए भी आपको क्या करेंगे, वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद हो सके और हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के अलावा बात करें, ये मिल्क है या डेयरी प्रोडक्ट है, ठीक है? तो वो उसको आप व्हाइट गोल्ड बोल सकते हैं, ठीक है? सफेद सोना, कि वो बिकना ही है। आप आस-पास में बेच सकते हो, ठीक है? इसके लिए आपको अपना गाँव या जो कस्बा है, ठीक है? उससे ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी।
वहाँ पे ही आपका जो आपको प्राइस चल रहा है, मार्केट प्राइस, ठीक है? वहाँ पे ही आपको मिल जाएगा, इससे आपकी इनकम जनरेट हो सकती है, ठीक है? तो इस चीज़ को गवर्नमेंट को अच्छे से क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए, किसानों को एजुकेट करना चाहिए, ठीक है? हालाँकि इसके लिए काफ़ी सारी स्कीम ऑलरेडी वर्किंग कर रही है, ठीक है? उसका भी बेनिफिट जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है, उन तक पहुँचाना चाहिए। इसमें काफ़ी समस्या भी है, दुविधा भी है, ठीक है? लेकिन उसको सब ओवर करके हमको आगे बढ़ना चाहिए। फिर बात करेंगे यहाँ पे थोड़ा पॉलिटिकल और अपना यूपीएससी दोनों का कॉम्बिनेशन है। हालाँकि मैंने आपको पॉलिटिकल जो इश्यू है उसको डिस्कस ना करने के लिए या ना पढ़ने के लिए बताया, लेकिन ये इश्यू क्या है वो मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ। आपको फ़ायदेमंद होगा कि नहीं होगा वो फ्यूचर की बात है। आपको पता होगा हम देखें ऑल इंडिया सर्विसेज़ तो उसमें 3 सर्विसेज़ आएँगी आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, ठीक है? उसमें से यहाँ पे आईपीएस की बात हो रही है जो कि सेंटर का रिक्रूटमेंट रहेगा और स्टेट में वो क्या करेगा अपनी सर्विस देगा, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हुआ था कि भाई जो बीजेपी के लीडर है, ठीक है? ना तो आपको कोई पॉलिटिकल पार्टी एग्ज़ाम में लिखनी है, ना तो कोई नाम लिखना है, ठीक है? मैंने आपको समझाने के लिए जेपी नड्डा जी का एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। तो उन्होंने क्या किया था, उनके ऊपर जो भी वहाँ पे पत्थर फेंके थे भाई लोगों ने, प्यार से फेंके कि नफ़रत में फेंके वो पता नहीं है। उनका कार का शीशा टूट गया था और ये बहुत बड़ा इश्यू हो गया था, ठीक है? तो इसी को लेके सेंटर ने क्या किया है, उनके जो आईपीएस ऑफिसर है, उनको वापस बुलाया है और वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी ने उनको वापस भेजा नहीं है, ठीक है? तो एक पॉलिटिकल क्राइसिस होते हुए भी सर्विस क्राइसिस हो गया, ठीक है? ब्यूरोक्रेट्स क्राइसिस हो गया है। तो हालाँकि आपको जैसे पता ही है आईपीएस ऑफिसर का जो पोस्टिंग है, वो सेंटर डिसाइड करती है, पावर ऑथोरिटी सेंटर है, ठीक है? तो जब चाहे वो बुला सकते हैं या वो ट्रांसफर कर सकते हैं, उनके पास पावर है, ठीक है? इसमें स्टेट कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन स्टेट इसमें इंटरफियर कर रहा है, तो ये जो ब्यूरोक्रेसी है और सेंटर का एग्जीक्यूटिव और जो पावर है, ठीक है? उसमें एन्क्रोचमेंट माना जाएगा, ठीक है? इस चीज़ को यहाँ पे हाइलाइट किया गया है। हम मेन एडिटोरियल में बात करें आज के लिए, तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है जो आपको समझनी चाहिए। बाकी जो एडिटोरियल में इन्फॉर्मेशन दी गई है, हालाँकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है? तो उसको और ज़्यादा डिस्कस करेंगे नहीं। हालाँकि इंडिया और बांग्लादेश का जो रिलेशनशिप है, उसको और अच्छे इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है। वो चीज़ें आपको पता ही होगी। बात करते हैं मेन पेज पे आज जो आंध्र प्रदेश के सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है? उन्होंने बताया था कि भाई जो हाई कोर्ट है, वो अपना जुडिशरी छोड़ के एग्जीक्यूटिव में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है, उसमें बाधक हो रही है, ठीक है? एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव जो कार्य होना चाहिए, आंध्र प्रदेश स्टेट का, वहाँ पे वो ज़्यादा काम कर रही है। ऐसा किसने बताया? ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट के बारे में बताया, ठीक है? महत्वपूर्ण है आर्टिकल 356 की यहाँ पे बात की गई है, आप समझ सकते हैं कि जब कभी भी जुडिशरी सिस्टम है, वो लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव में अपने ज़्यादा फंक्शन करने लगे, ठीक है? जुडिशरी फंक्शन को छोड़ के। तो इसी चीज़ को यहाँ पे हाइलाइट किया गया। पूरा इश्यू क्या था कि भाई आंध्र प्रदेश में जब चंद्रबाबू नायडू की जो सरकार थी, ठीक है? तब हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे, उनका और जो चंद्रबाबू नायडू का अच्छा फ्रेंडली रिलेशनशिप था, उनका बेनिफिट उनको मिल रहा था। लेकिन करंट जो वहाँ पे मुख्यमंत्री है, जगनमोहन रेड्डी जी, ठीक है? उनको इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उल्टा वो बाधक बन रहे हैं, ठीक है? किसमें? जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का कार्य होता है वहाँ पे, तो डिस्टर्ब माना जाता है। हालाँकि ऑलरेडी इसके ऊपर मैंने आपसे डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि भाई भारत में क्या होता है सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होता है, जो चेक एंड बैलेंसेस टाइप होता है, ठीक है? चेक एंड बैलेंसेस में मेन क्या होता है? सेपरेशन ऑफ फंक्शन होता है इंडिया में, सेपरेशन ऑफ फंक्शन होता है हमारी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी में, ठीक है? मैंने आपको कंपैरिजन में अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया था, जहाँ पे प्रॉपर पावर का सेपरेशन होता है, ठीक है? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी में प्रॉपर पावर का क्या होता है? सेपरेशन होता है, ठीक है? और वहाँ पे हम देखें तो जुडिशरी वहाँ पे सुप्रीमेसी होती है, जबकि यहाँ पे जो हमारी लेजिस्लेचर है, वो सुप्रीमेसी होती है। वहाँ पे हालाँकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम है और हमारे यहाँ पे पावर पार्लियामेंट्री सिस्टम है, लेकिन यहाँ पे जो पावर है, ठीक है? वो इक्वली सेपरेशन नहीं देखने को मिलता। हमारे यहाँ पे क्या होता है, जो फंक्शन होता है, ठीक है? फंक्शन का सेपरेशन आप इज़िली कर सकते हो। पावर ऑफ सेपरेशन नहीं मिलता है, लेकिन कहा क्या गया है कि ना तो कभी लेजिस्लेचर को जुडिशरी का काम करना चाहिए, ना तो जुडिशरी को लेजिस्लेचर का और ना ही एग्जीक्यूटिव का, ठीक है? सबको अपना काम करना चाहिए। जब कोई अपना कार्य क्षेत्र छोड़ के दूसरे के एरिया में अपनी टाँग अड़ाना शुरू कर देते हैं, ठीक है? तब इस प्रकार की एन्क्रोचमेंट और या डिस्टर्बिंग की बाबत हमको सामने देखने को मिल सकती है। 2019 के जीएस पेपर 1 में पहला ही क्वेश्चन है चेक एंड बैलेंसेस। तो इसी प्रकार से और फ्यूचर में क्वेश्चन आए
तो आप फिर आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट का जो इश्यू है, ठीक है? वो एज़ ए एग्ज़ाम्पल लिख सकते हैं कि हाई कोर्ट की जो जुडिशरी है, उनका इंटरेस्ट लेजिस्लेचर और एग्ज़ीक्यूटिव में ज़्यादा हो गया है। ऐसा एग्ज़ाम्पल लिख सकते हैं और वहाँ पे सोर्स लिख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बताया भाई, ये तो बात करने ऐसी बहुत सारी बातें होती है, लेकिन ये जब सुप्रीम कोर्ट कमिट कर देता है, तो उसकी वैल्यू यूपीएससी में 100 गुना बढ़ जाती है, ठीक है? आप उसको जेन्युइनली लिख सकते हैं और ये सब चीज़ें पता होती है। आपके गली मोहल्ले में क्या होता है, वो किसी को नहीं पता होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या होता है, जो भी कोई जजमेंट आती है, उनकी वैल्यू रहती है। फिर एक यहाँ पे अच्छी बात की गई है, जो यूपीएससी 2020 है, उसकी प्रीलिम्स को लेके। 2 चीज़ें हैं, आर्गुमेंट है, ठीक है? मैं आर्गुमेंट की तरह ही डिस्कस करूँगा। मेरा कोई भी जो भी कोई एस्पिरेंट है, ठीक है? उसको गलत रास्ते पे, रॉन्ग ट्रैक पे ले जाने की मेरी कोई मंशा नहीं है। यहाँ पे बताया क्या गया है कि भाई मान लो यूपीएससी जो 2020 था, वो ऐसा हो सकता है, काफ़ी स्टूडेंट है, उसका लास्ट अटेम्प्ट हो सकता है, ठीक है? तो उन स्टूडेंट को लिए जो कोरोना लॉकडाउन की वजह से किसी भी कारणवश एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे, ठीक है? अब खुद नहीं जाना चाहते थे, फैमिली नहीं भेजना चाहते थे, लाइफ इश्यू था या ट्रांसपोर्टेशन इश्यू था, कोई भी इश्यू था, यदि एग्ज़ाम देने को नहीं जा पाए और उनका लास्ट भी अटेम्प्ट था, ठीक है? लास्ट अटेम्प्ट था या लास्ट एज लिमिट था, कोई भी रीज़न था, तो उनको एक अपॉर्च्युनिटी मिलनी चाहिए, ऐसी डिमांड कर रहे हैं, ठीक है? हालाँकि ये फुलफिल हो के ना हो, वो अलग मैटर है, हो भी जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब भी कभी किसी को बेनिफिट दिया जाएगा, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। हाँ, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं किया जा रहा है कि भाई जिन-जिन लोगों ने ऑलरेडी एग्ज़ाम दी थी, उनको एक अटेम्प्ट ज़्यादा मिलेगा या दूसरी बात, ठीक है? ये अभी सोचने की बात है, अभी कोई कन्फर्मेशन आया नहीं है, ठीक है? जब आएगा तब इसको और ज़्यादा डिस्कस करेंगे, अभी तो क्या है हवा में मैटर है, ठीक है? डिमांड कर रहे हैं, डिमांड फुलफिल भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती, दोनों चीज़ें। यहाँ से आगे बढ़े तो बाकी जो न्यूज़ है वो मेनली मैंने आपसे डिस्कस कर ली। इसके अलावा इंटरनेशनल न्यूज़ है उसके बारे में बात कर ले तो चाइना ने अपनी जो इकोनॉमी है उसको ध्यान में रखते हुए 2-3 पॉइंट बताए हैं। उन्होंने क्या बताया है कि भाई इकोनॉमी रिकवरी हुई है, चाइना की बात हो रही है, ठीक है? इंडिया की बात नहीं हो रही। आप ध्यान से देखिएगा, चाइना की बात हो रही है कि भाई इंडिया की या चाइना की, ठीक है? वो आपको स्पेशली पता होना चाहिए, ये चाइना की बात है जो जिनपिंग जी कर रहे हैं। अभी यहाँ पे बात क्या हो रही है कि भाई जो भी इकोनॉमिकल रिकवरी हुई है चाइना की, वो अभी तक ऐसी नहीं हुई है जैसे होनी चाहिए, ठीक है? और ऑलरेडी आपको पता होगा हम कोरोना वायरस लॉकडाउन की बात करें या उसके बाद की बात करें तो जितना भी फाइनेंशियल बेनिफिट चाइना को हुआ है, ऐसा बेनिफिट और किसी कंट्री को हुआ नहीं है। फिर भी ये लोग ये बता रहे हैं कि भाई हमको जैसा चाहिए था, ये वैसा बेनिफिट नहीं है, ठीक है? यानी इनको और 2-3 गुना बेनिफिट चाहिए होगा, ठीक है? वो आप समझ सकते हैं, इम्पोर्टेंस नहीं है, न्यूज़ में आया है तो देख लेंगे, ठीक है? वरना काफ़ी सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि भाई चाइना की इकोनॉमी के बारे में पॉइंट था, ठीक है? सर ने डिस्कस नहीं किया, भाई काम का ही नहीं है, आप चाहे तो लिखवा के ले लो। एग्ज़ाम में पूछ ले इकोनॉमी रिकवरी इन चाइनीज़ पॉइंट ऑफ व्यू तो मुझे बता देना, क्योंकि इसके अलावा भी और महत्वपूर्ण टॉपिक है वो आ सकते हैं, ठीक है? आप इम्पोर्टेंस समझिए, आप पॉलिटिकल या जो भी कोई फ्लो में आपको ले जा रहा है, वहाँ पे ना जाएँ। ये टॉपिक ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ईरान की जो न्यूक्लियर डील है उसके बारे में है, ठीक है? पहले P5+1 में जर्मनी, ठीक है? P5 क्या है? यूनाइटेड नेशन के परमानेंट 5 कंट्री और जर्मनी के साथ मिलके ईरान ने जो अपना न्यूक्लियर फैसिलिटी है जिसमें वहाँ पे यूरेनियम उनको दिया जाएगा, इस एग्रीमेंट को किया था। हालाँकि ये करने में अमेरिका में ओबामा जी थे, वो चले गए, ट्रम्प जी आए, वो इस एग्रीमेंट से बाहर हो गए, ठीक है? और वहाँ पे जो प्रॉब्लम हुई वो भी मैंने आपसे डिटेल में डिस्कस की हुई है डेली करंट अफेयर एनालिसिस के बाकी लेक्चरों में जो आपको ऑलरेडी पता होगा। तो यहाँ पे किया क्या जा रहा है अब फिर से जो बाइडेन जो अगले महीने ही प्रेसिडेंट बनेंगे, तो वो ओबामा जी के ही परछाई माना जाता है, ठीक है? तो वो फिर से इस डील में ध्यान देंगे, हालाँकि ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि भाई जो ईरान है उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार दिया गया है, ठीक है? तो ये पूरा इश्यू करंट में चल रहा है, इसके क्या और पहलू होंगे वो भी देखेंगे। ब्रेक्सिट वाली जो इश्यू मैं डिस्कस करके रखा हुआ है। साइबर अटैक की भी न्यूज़ है लेकिन इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है? बाकी कोई भी आप न्यूज़ देखें, ना आइडिया है, आप वीडियो की कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो की इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा और यदि आप नए हैं और डेली करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर ऐसे ही देखना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।